नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और तुम लोग सीटेट सीडीपी के विषय पढ़ रहे थे और तथा प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न पत्र थे उनको हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 2012, 2013, 2014 के सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। और अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने 2015 के सितंबर में जो एग्जाम हुआ था प्रथम पेपर को हमने देखा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 सितंबर पेपर 2 सीडीपी का जो सेक्शन था उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे तथा उससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको समझेंगे और अपनी समझ को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए समय न लेते हम आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न पे अपनी समझ बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है, हम आराम से पढ़ते हैं फिर चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ये कह रहा है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? देखिए, कह रहा है कि बच्चे जो भाषा अर्जित करते हैं वो आनुवंशिक रूप से होता है या उनके माता पिता उन्हें सिखाते हैं। अब ये क्या है या ये किस चीज की बात कही जा रही है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया बार बार, जहां पे आनुवंशिक और वातावरण ये दो चीजें आए, पिछली भी क्लास में आया था, जहां पर आनुवंशिक और वातावरण आए वहां पे हमेशा प्रकृति पालन पोषण की बात करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है किस पे बात हो रही है या यह प्रश्न क्या कहना चाहता है। यह प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति और पोषण पे बहस हो रही है। प्रकृतिवादी लोग कहते हैं कि भाषा अर्जन आनुवंशिक रूप से होता है, वही वातावरणवादी कहते हैं कि पोषण से होता है, यानी कि भाषा जो अर्जन है वो माता पिता से सीखते हैं बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमें अन्य ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे समझ अपनी बनाई पहले से है। आगे दूसरा नंबर पर देखते हैं, कह रहा है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? अब जरा अगर आपको याद होगा, अमूर्त चिंतन आपको याद है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला संवेदीगामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त और चौथा अमूर्त। और चौथे वाले का जो नाम था अमूर्त, उसी को हम कहते थे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन मतलब कल्पनात्मक चिंतन, ठीक है, ऐसे चिंतन करना जो चीजें सामने ना हो लेकिन अपनी कल्पना में उसको उतारना तथा उसके उत्तर को खोजना ही क्या होता है? हमारा अनौपचारिक चिंतन। तो जीन पियाजे की ये चौथी अवस्था है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है? एक बच्चा एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहेल वर्ग के नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? देखिए, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग अब इस, अगर आपको कोहेल वर्ग का नैतिक सिद्धांत नहीं पता है तो आप शब्दों से भी पकड़ सकते हैं। समझिए, बच्चा कहे, देखिए भैया, अगर आप मेरे लिए करेंगे तो ही हम आपके लिए करेंगे। इट मीन्स वो ये चाहता है कि जब आप मेरे लिए करेंगे तो हम भी आपकी सहायता करेंगे, आप मेरी सहायता कीजिए, हम आपकी करेंगे। और एक दूसरे की सहायता ही क्या होती है? सहायक या कह लीजिए सहयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। तो कोहेल वर्ग के किस अवस्था के अंतर्गत है? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है आपसे? देखिए, इसको समझिएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन को छोटे करने पड़ते हैं क्योंकि इनके ऑप्शन बड़े बड़े हैं। चलिए इसको समझते हैं और इसे बनाने का प्रयास हम करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए समझिएगा। कह रहा है कि प्रगतिवादी शिक्षा, अब प्रगतिवादी शिक्षा क्या करती है जरा समझिएगा और आंसर को बनाइए। पहला कह रहा है, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है। नहीं, शिक्षक को दृढ़ नहीं रहना है भैया, गलत। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, ये हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, नहीं। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। बचा कौन? सेकंड वाला। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। देखिए, आलोचनात्मक चिंतन मतलब ये है, अगर आपके पठन पाठन प्रक्रिया में कुछ कमी है तो उसको दूर किया जाए या उन कमियों को खोज खोज के दूर किया जाए। तो वह प्रगतिवादी शिक्षा इसी बात पर बल देती है कि बच्चे समस्या समाधान के योग्य बने तथा साथ ही साथ आलोचनात्मक चिंतन में वो योग्य बन सके।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको पॉजिटिव पे चलना है, आप आसानी से उत्तर को खोज लेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? अच्छा, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। अब ऐसे प्रश्न बच्चों से कर रहे हैं जो बच्चों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? अपनी राय को देने के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए। तो किस प्रकार के प्रश्न या किसको बढ़ावा देते हैं, इस चीज को आपको समझना है और बताना है। पहला है अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनर्स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन। लास्ट ऑप्शन देखिए जो है विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ये लास्ट हमारा है फोर्थ नंबर ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए जब बच्चा विचारों को या कह लीजिए कि बातों को तभी रख पाएगा जब सोचेगा या विश्लेषण करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? मतलब विकास और अधिगम को कौन बताता है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंध रखते हैं तथा दोनों दोनों में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, या कह लीजिए दोनों की क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। तो आपको यही ढूंढना है। पहला कह रहा है कि विकास और अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे से आंतरिक रूप से संबंधित है, स्वतंत्र नहीं है और ना ही अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अधिगम और विकास जटिल रूप से एक दूसरे से क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं, या दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? हमारा रिजल्टेंट होता है, वही होता है विकास और अधिगम का परिणाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब आपको निगेटिव खोजना है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है, जीवन पर्यंत होता है, ये तो राइट आंसर है, ये तो होगा ही होगा। आगे चर्चा करते हैं। दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि विकास वंशानुक्रमण और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ये भी सही बात है, दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। लेकिन हमको खोजना कौन है? जो निगेटिव है, तो हमको निगेटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, विकास केवल संस्कृति और शासित और निर्धारित होता है, यानी कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया केवल, और क्वेश्चन में भी नहीं था, तो नहीं मतलब निगेटिव वर्ड, तो आपको निगेटिव वर्ड खोजना है, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। इसको हम समझते हैं और इस पे अपनी समझ बनाते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? इस पे आपको डिस्कस करना है। चलिए समझते हैं। पहला लिख रहा है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग नहीं भैया, पहलवानी नहीं करनी है, तो पहला ऑप्शन यही गलत हो गया। बाल केंद्रित में नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब वे बच्चे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। नहीं, बाल केंद्रित में पुरस्कार की बात नहीं की गई है। आगे शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उन्हें प्रस्तुत करना है, और शिक्षार्थियों का मानदंड देखिए मानक आ गया, मानक मानक ये भी निगेटिव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बिना किसी हिचक हिचक के आप पढ़ भी सकते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। बालक केंद्रित शिक्षा में हमेशा बच्चों को ध्यान में रख के शिक्षण कार्य किया जाता है। तो ये वही कह रहा है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे स्वयं से सीखें, इस पे बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब बुद्धि के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, या कह लीजिए कि सबसे राइट आंसर कौन सा है? पहला, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। नहीं भैया, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई सारे पहलू होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो यही कहता है कि बुद्धि देखिए बहुआयामी है। एक ही व्यक्ति के पास नाना प्रकार की बुद्धि हो सकती है, और जितनी बुद्धि के प्रखंड होंगे उतना ही व्यक्ति विद्वान होगा, या हर एक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि की जरूरत पड़ती है। जैसे
सोनार की अलग बुद्धि, लोहार की अलग बुद्धि, टीचर की अलग बुद्धि, आप कह लीजिए नेता की अलग बुद्धि, प्लेयर की अलग बुद्धि। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत यही कहता है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई सारे पहलू निहित है। थर्ड नंबर ऑप्शन की बात करें, इसमें निगेटिव वर्ड है केवल, तो ये कभी नहीं होगा। बुद्धि मूलभूत रूप से कार्यप्रणाली है, बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को हम समझते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिंग जेंडर पक्षपात की ओर इंगित करता है या दिखाता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पक्षपात की बात कही गई है, इसको हमें समझना है। देखिए, पहला लिख रहा है कि अ, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताओं को स्वीकृति। देखिए, अगर आपने लड़के और लड़की के बीच जो भिन्नता है उसको अपने स्वीकृति स्वीकृति दे दी, मतलब एक समान मान लिया, ये तो पक्षपात नहीं हुआ। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक आवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ये क्या, यही है लैंगिक पक्षपात है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियों को दोनों को एक समान मान के चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि हमसे पूछा ही था कि बताइए पक्षपात क्या है, तो पक्षपात यही है कि सांस्कृतिक आवृत्ति, मतलब हम ये मान लिए हैं कि सांस्कृतिक रूप से लड़कियों को नॉलेज नहीं होता, लड़कों को होता है, या लड़कियां ही डांस कर सकते हैं, लड़के नहीं कर सकते, ये क्या है, ये लैंगिक भेदभाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर मिल गया, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 11, थोड़ा लंबा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक उच्च प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने वाले कार्य की संभावना, या किए जाने वाले की संभावना सर्वाधिक है, किसे किए जाने वाले की संभावना सर्वाधिक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय में आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। आप देखिए ऑप्शन को समझिएगा। पहला नंबर लिख रहा है कि भाई बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, गलत बात, ये तो कहना ही नहीं है। माता पिता को बुलाएंगे, उनसे बच्चों को ट्यूशन लगवाना है, नहीं, गलत बात। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग देना और अन्य सहायता उपलब्ध करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रथम पीढ़ी का बच्चा नहीं, शुरुआती वाला बच्चा आया है, तो उसको कक्षा गतिविधि में उसका पार्टिसिपेट कराइए, साथ ही साथ गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग, एकदम नीचे से नीचे निम्नतर स्तर पर सहयोग दीजिए और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराइए, और याद करने के लिए उन्हें नहीं कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, 7-8 प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन को देख के आप उत्तर बनाने लग रहे होंगे। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो ध्यान समझिएगा कि इस हर एक प्रश्न का उत्तर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समान आयु, देखिए ध्यान समझिएगा, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। कह रहा है कि एक, जैसे मान लीजिए 10 साल के बच्चे हैं, 10 साल के 20-25 बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चों के स्वभाव, रुचि, योग्यता, आकृति में डिफरेंसेस होता है। इस संदर्भ में विद्यालय क्या कर सकता है, या विद्यालय को क्या करना चाहिए। पहला, सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों का विकास एक प्रकार से हो, जो कि संभव है नहीं। सभी बच्चों का विकास एक प्रकार से हो ही नहीं सकता। सुनिश्चित करना प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, राइट। अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है और ये सही बात भी कह रहा है कि हमें विद्यालय को ये चाहिए, या विद्यालय की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसे सिस्टम या कुछ ऐसी पद्धतियों को लागू करे जिससे हर एक बच्चे का उसकी दक्षता के अनुसार या उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही वो विकसित हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी हमें देखना नहीं है। इसमें देखिए लिखा है नियामक, मानक, नहीं, गलत बात है, ये होगा नहीं। और लास्ट है मानकीकृत, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए फिर आ गया, घुमा फिरा के वही सवाल दे रहा है आपको। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। देखिए समावेशी कक्षा की बात कहा है, तो ऐसा ढूंढना होगा जहां पे सब बच्चों को भागीदारिता सुनिश्चित होती हो, साथ ही साथ सभी बच्चे एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हो, वही हमारा आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, पहला नंबर क्या कह रहा है, सुनिश्चित करना प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। जरा ध्यान दीजिएगा, समावेशी कक्षा यही तो कहता है कि हर एक बच्चे को समान अवसर मिले और वो अच्छे से वो विकसित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी हमें देखना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं।
कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना प्रत्येक बच्चा समान गति से बढ़े, नहीं भैया। सुनिश्चित करना शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दें, बिल्कुल नहीं। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, बिल्कुल नहीं। तो पहला ही सही हो जाएगा, समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे को ऐसा अवसर मिले या इतना अवसर मिले कि वो अपनी संभावना को प्राप्त कर ले या वो विकसित हो सके। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। अच्छा, जैसे आपकी कक्षा में बच्चे हैं, मान लीजिए उनके पास कोई अवधारणा है, गलत है या सही है, आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। पहले तथ्यात्मक जानकारी दे के आप तथ्य जानकारी दीजिए, नहीं, गलत बात है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके, ये सही है। बच्चे की अवधारणा क्या है, अब हो सकता है उनकी अवधारणा पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपको डांटा डपटना तो है नहीं, बस उनकी अवधारणाओं के बारे में बच्चों से अच्छा बेटा बताओ तुम क्या जानते हो इसके बारे में, तब वो बताएगा। बस उसको पॉजिटिव में उसकी हेल्प करते करते अगर वो गलती कर रहा है तो उसको आपको सुधारना है, लेकिन उसको बराबर अवसर देना है, उसकी बात सुननी है, वो क्या कहना चाहता है समझना है, फिर उसको समझाना है कि बेटा देखो ये चीजें गलत है, इसको ठीक कर लो। तो अवसर देकर, जहां भी अवसर आएगा पॉजिटिव वर्ड है, आप आंख बंद करके मार दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। थर्ड में देखिए तो याद करने की बात कहा है, जो कि गलत हो जाएगा। और वही अगर हम बात करें फोर्थ में, तो उसमें लिखा है, आप गौर करें तो लिखा है कि दंड देना, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि देखिए अगर ये कहा गया कि बच्चे देखो विशेष संख्या में, सॉरी हमने कहा कि देखो बच्चे अगर किताब पढ़ रहे हो तुम लोग तो तुम सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन यह रणनीति बहुत समय तक कारगर नहीं होगी। क्यों कारगर नहीं होगी, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कैसे, पहला, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे, क्या ये कारण हो सकता है। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य के पूरा करने में बाधा डालेगा, ऐसा तो है नहीं। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। राइट 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 राइट। देखिए अगर आप प्रमाण पत्र देंगे ना तो बच्चे कहेंगे हम भी पढ़ेंगे और हमको डिग्री मिलेगी, तो केवल उसी फोकस रहेगा कि हमको डिग्री लेनी है, हमको सर्टिफिकेट लेना है, तो वो केवल सर्टिफिकेट को उद्देश्य में रख के पढ़ेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि विशेष संख्या में बच्चे पुस्तकों को ना पढ़ें और एक लचीलापन माहौल रहे, जब उनकी इच्छा हो तब वो पढ़ें और चीजों को समझे, समझ के साथ पढ़े। ठीक है, पुरस्कार से अगर आप जोड़ देंगे तो हर एक बच्चा विकास पे ध्यान नहीं देगा, केवल केवल पुरस्कार के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए बार बार मैंने आपको बताया शिक्षक की केवल एक ही भूमिका होती है, वो दर्शक होता है, केवल बच्चों को सहायता पहुंचाए, उनसे मारपीट या उनको दंड न दे या उनको डायरेक्ट रिप्लाई, केवल केवल सहायता पहुंचाना होता है। तो चलिए समझते हैं ऑप्शन को देख करके। पहला लिखा है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, बिल्कुल नहीं भैया, तुम कितना ज्ञानी हो कोई मतलब नहीं है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना, नहीं, गलत बात है। सीधे तरीके से अगर आप डायरेक्ट आंसर पहुंचा देंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या, गलत बात है। समय सारणी का कठोरता से पालन करना, ये भी गलत है। लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, बिल्कुल सही बात है। केवल माहौल बना दो, माहौल बनाने के बाद बच्चों को एकदम फ्रीडम कर दो, लो बेटा तुम करो और सीखो, जहां वो सीख ना पाए वहां उनकी हेल्प करो। तो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। 17 नंबर की बात करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। मतलब जो बच्चे गलतियां करते हैं उस संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। पहला, बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, गलत बात, निगेटिव पे तो जाना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, खिड़की मतलब जिससे आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो बच्चे जो भी गलती करेंगे उससे हम ये जानेंगे या हमें जानने में हेल्प मिलेगी कि बच्चे किस प्रकार सोच रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड की बात करें तो गलती से बचने के लिए बच्चों को शिक्षा का अनुकरण नहीं
बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उन्हें कठोर दंड नहीं, गलत बात है, निगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर, कि जब बच्चे जब गलती करेंगे तो हमें ये जानने का अवसर मिलेगा कि वो कैसे सोच रहे हैं और किस प्रकार सोच रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अगला हमारा सवाल है 18 नंबर, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए तरह आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि यानी कि आकलन जो है वो लर्निंग का एक अभिन्न हिस्सा है। क्यों क्योंकि है भाई, किस लिए है, जरा समझते हैं। आज के समय में केवल अंक महत्वपूर्ण है नहीं, गलत बात। बच्चों को फिर अंक की बात कहा, हटाइए इसको। अंक की बात कहे तुरंत निगेटिव, उसको हटाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करा, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब बच्चों का आकलन करेंगे तो बच्चे कहाँ तक सीखे हैं इस बात की हमें जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हमें इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमने अगर बच्चों को इस शिक्षण विधि से पढ़ाया है तो कितना लाभ हुआ, और लाभ हुआ कि नहीं हुआ इसके विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करें, देखिए उसमें लिखा है आकलन एकमात्र तरीका है, तो गलत है, निगेटिव वर्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है? पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा पोषण करने और प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। अरे बाप रे बाप! राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? अरे बाप! देखो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि एनसीएफ ऐसा हो जिसमें बच्चों को अवसर मिले, बच्चे प्रश्न पूछे, पोषण हो, जांच पड़ताल करें। लेकिन इसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है या शिक्षक को क्या करना चाहिए, बस इतना ही बताना है। चलिए समझते हैं। निगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कोई भी शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा पढ़ाई नियम हो, हमेशा बच्चों को प्रधान माना गया है। तो चलिए समझते हैं क्या कहना चाहता है। पहला, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को पूरा करना, नहीं, गलत बात है। क्या टीचर की इतनी जिम्मेदारी है कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करा दे हो गया? गलत बात है, तो ये नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना, शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछें और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। गलत बात, ये भी नहीं है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान साझा कर ले, आ गया ना अवसर। अवसर जहां मिल गया ब्रह्मास्त्र है, उसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, कह रहा कि 20 नंबर, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि बच्चों से ये कहना, बेटा थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और प्रयास करो। तो बच्चों को इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सीधा सीधा है, बच्चों को प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को प्रेरित करने में। बाकी देखिए ऑप्शन में डांटना है, नियंत्रण है, तुलना है, सब निगेटिव वर्ड है, तो सबके सब गलत हो जाएंगे। कौन सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? यानी कि भावनाएं, इमोशंस की बात आ गई है, तो आप इनमें से किससे सहमत हैं आपको ये बताना है। पहला, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। फिर आया निगेटिव वर्ड, निगेटिव आया तुरंत उसको हटाइए, तुरंत हटाइए उसको। आगे, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, नहीं, गलत बात है। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ये भी गलत बात है, अलगाव होना नहीं चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग के साथ और मोटिवेशन यानी कि इमोशंस के साथ जो सीखने की प्रक्रिया है बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें केवल एक ही उत्तर सही होता है, वो किसका आकलन करते हैं? पहला, सही उत्तर पहचान करने की, सही उत्तर प्रत्याश्रवण करने की, सही उत्तर निर्माण करने की, व्याख्या करने की। देखिए न तो व्याख्या करना है, न तो निर्माण करना है, न तो प्रत्याश्रवण है, केवल केवल बहुविकल्पी में सही उत्तर पहचान करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया गया भारत की राजधानी क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, सॉरी बंगाल। तो आप में इन चारों ऑप्शन में ना तो नया ज्ञान निर्माण कर सकते हैं आप, और ना ही आप उसमें कुछ बना सकते हैं। केवल केवल आपको सही उत्तर पहचानना होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न क्या कहता है? सही उत्तर पहचान करने का आकलन है या सही उत्तर पहचान
करवाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? मतलब आपको निगेटिव वाला देखना है। समझते हैं पहले क्या। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, बिल्कुल। देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से कह रहा है ना, तो ये शामिल होता है कि हमें सीखना चाहिए। कौशलों का अर्जन, ये भी होना चाहिए। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये भी होना चाहिए। आनुवंशिक संचरण, ये नहीं होता। देखिए आनुवंशिकता का सामाजिकता से कोई लेना नहीं है, ठीक है, विकास में इसका रोल है, बट आनुवंशिक जो संचरण होता है इसका हमें अगर कह लीजिए सामाजिकरण में इसका कोई रोल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि आपके माता पिता जी ने कितनी इज्जत कमाई है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उनकी इज्जत और बढ़ाते हैं या डुबाते हैं, ये आप पे जाएगा, ठीक है, उन पे नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण की प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जीन पियाजे ने मानसिक संरचनाओं को नाम दिया था स्कीमा या अवधारणाएं। हम जो चीजें सीखते हैं उसको स्कीमा में स्टोर करते जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 25 नंबर देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं। अच्छा, कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं से बोलते हैं? बच्चे हम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। राइट, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं ना, जैसे कि हमको ये करना है, मतलब स्वयं में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि हम अपने कार्य को कैसे डायरेक्शन सही दे या कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। 26 में प्रश्न है, अधिगम असक्तता वाले। देखिए कई बार आ रहा है अधिगम असक्तता, मतलब जो थोड़े से कमजोर होते हैं पढ़ने में या जिनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है और उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमको पकड़ना है। पहला, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ये हो सकता है। देखिए अब कैसे, देखिए अधिगम असक्तता का मतलब है अधिगम विकार। अधिगम विकार मतलब सीखने सिखाने में कितने प्रकार के हमने विकार पढ़े थे, तो आपको याद होगा डिसलेक्सिया हमने पढ़ा था, डिस्ग्राफिया पढ़ा था, डिस्पेक्सिया पढ़ा था, डिस्कैलकुलिया पढ़ा था। तो वो सब किसी न किसी प्रकार की अधिगम असक्तता है, मतलब अधिगम विकार है। तो इसमें से अधिगम विकार कौन है? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने आया ये सी है और ये सी है, तो पकड़ ही नहीं पाता कि सी इसमें से ये वाला है कि ये वाला है, या ऐसे लिख दिया बी और ऐसे लिख दिया डी, तो समझ नहीं पाता इसमें बी कौन है डी कौन है, क्योंकि वो लगभग उनको एक जैसे देख रहा है। तो इस प्रकार के बच्चे को हम क्या कहते हैं? जो पठन में कमजोर हो जाए, डिसलेक्सिया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम असक्तता वाला बच्चा कौन है? तो वो बच्चा जो वर्णों और अक्षरों में भ्रमित हो जाता है या उनको वो सही से बता नहीं पाता। कहते हैं, देखिए क्या लिख रहा है, सृजनात्मकता क्या है? देखिए सृजनात्मकता क्या है इसको हमें समझना है, मतलब कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी आपके अंदर कैसे आती है, ये क्या है इसको हमें बताना है। पहला लिखा है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, क्या ये है सृजनात्मकता? 200 से ऊपर बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों के नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन 140 के ऊपर ही बच्चे सृजनात्मक हो जाते हैं। अगला लिखा है, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, क्या ये सही है? आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो सृजनात्मकता क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक शब्द बताया था बार बार, अपसारी चिंतन का सीधा संबंध होता है किससे? क्रिएटिविटी से या सृजनात्मकता से। यही लिख रहा है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना और तैयार करने की योग्यता। कोई समस्या आपके पास आए, उसकी फट से पहचान करो और उसका उत्तर तुरंत आप सारी चीजें के अनेक प्रकार से सोच साच के उसका उत्तर निकाल लो। यही क्या है? क्रिएटिविटी। ठीक है, लोग कहते हैं यार तू बहुत क्रिएटिव हो या आप बहुत क्रिएटिव हैं, नए नए तरीके खोजते रहते हैं। तो नए नए तरीके वही खोज पाएगा जो विभिन्न प्रकार तरीकों से सोच सकता है या अनेक अनेक तरीकों से सोचता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर 28 जो कि थोड़ा बड़ा है, इसको हम जरा ध्यान समझते हैं, इसको देखते हैं, बनाते हैं। देखिए
चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न देखिए। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले, विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? और सीधी सी बात है, बहुत से बच्चे आने से पहले और जाने के बाद घर का काम करते हैं। तो एक शिक्षिका क्या कर सकती है या उसको क्या करना चाहिए, इसी पे हमको डिस्कस करना है। देखिए पहला नंबर, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए आपको कहना चाहिए। भैया अब क्या आप ये कहेंगे कि भैया ट्यूशन लगवा दीजिए? ऐसा तो आप नहीं कर सकते, ये तो गलत बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दोनों के दोनों निगेटिव हो गए, तो ये नहीं करना है हमको, बिल्कुल नहीं करना है। आगे, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों को घरेलू जीवन से जोड़ता है। जुड़ाव आ गया ना, पॉजिटिव वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ देखने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि देखना चाहे तो देख सकते हैं। लिखा है ना कि शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। हमेशा ये प्रयास करें कि जो भी उनको गृह कार्य दें, उस गृह कार्य का संबंध कहीं ना कहीं उनके जीवन से हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर 29 की बात करें। एक प्रभावी कक्षा में, यानी कि इफेक्टिव क्लास में क्या होता है? बच्चे शिक्षक से डरते हैं, निगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, ये भी नहीं होना चाहिए, गलत बात है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सहायता शिक्षक से ले सकते हैं और अपने सीखने के तरीकों को आसान बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करें, इसमें लिखता है, लास्ट में देखिए लिखा है परीक्षा वाला, तो परीक्षा तो होता नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए हमारा आगे अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी आपको फंसा देगा वो। क्या कहा है? असंबद्ध भाग, यानी कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा असंबद्ध भाग, मतलब संबंधित नहीं है, उसको खोजना है। पहला, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। एक बात समझिए, ज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जो कहीं भी रिलेट नहीं करता, किसी भी टॉपिक से संबंधित नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अवधारणा को समझने के लिए कठिन बनाएगा ही बनाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी देखिए पहले इस चीज को समझ लिए तब आपका आंसर क्लियर होगा। क्या कह रहा है? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को, जैसे हम कह रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री शिवाजी के बारे में ना, अब शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम कहीं से लाके आपको उसमें कहानी घुसा देते हैं गौतम बुद्ध जी का, तो आप कहेंगे शिवाजी में गौतम बुद्ध का क्या संबंध हो गया, उनका जीवन कहाँ था, इनका जीवन कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी जो जानकारी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि ज्ञान के एक बड़े हिस्से का असंबद्ध भाग आ गया जिसका कोई संबंध ही नहीं है, तो वो क्या करेगा या क्या इफेक्ट डालेगा? तो पहला ही ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा समझ को कठिन बना देगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि हम इस चीज को कैसे रिलेट कर पाए, क्योंकि जब भी आप जीवन से जुड़ाव करते हैं या जब भी तथ्यों को जुड़ाव द्वारा समझते हैं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे लिखा है कि शिक्षार्थियों को प्रत्याश्रवण को आसान बनाएगा। कैसे आसान बनाएगा भाई? जब संबंधित नहीं है तो याद ही नहीं होगा। आगे लिखा है अपने तरीके से जानकारी व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। कभी नहीं करेगा, जब शिक्षार्थी संबंधित कर ही नहीं पा रहा है कैसे होगा? गलत बात है। आगे लिखा है शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। ऐसा भी नहीं है भैया, तो ये दोनों को गड़बड़ कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था दोस्तों आज का प्रश्न पत्र सीटेट सीडीपी 2015 जो कि सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसको हमने देखा। देखिए अब तक हम लोगों ने लगभग, देखिए 2012 हमने देखा, 13, 14 और 15, लगभग हमने 10 प्रश्न पत्रों को देख लिया है। अब तक आपको काफी समझ हो गई होगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा प्रश्न पत्र थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जाएगा, तो हम प्रश्नों को बनाएंगे और चीजों को समझेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।